नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। उत्तराखंड अपनी नैसर्गिक सुंदरता, यहाँ की हरी भरी शांत वादियों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। लेकिन उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है। यहाँ गांव के गांव खाली हो चुके हैं और घर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। कुछ गाँव में जो लोग भी हैं, खासकर युवा, वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं। इस बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को लेकर जनचेतना जगाने का काम कर रही हैं पहाड़ की बेटी, जो आज हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात संवाद 365 की खास मेहमान है। इस शख्सियत को परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये बेहतरीन अदाकारा हैं, फिल्म निर्माता हैं, लेखिका हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और भी कई खूबियां हैं इनमें। तो मिलवाते हैं आपको उर्मी नेगी से। लगभग 80 के दशक का अंतिम दौर था और उसी दौर में पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी गांव से 16 साल की पहाड़ की बेटी उर्मी नेगी अपना भाग्य आजमाने बॉलीवुड पहुंची। कई बड़ी हिंदी फिल्मों जैसे स्वामी दादा, जेवर, आंख के शोले, धरती की कसम, मान मर्यादा, हत्यारा, हवेली के पीछे, कसम धंधे के साथ ही उल्लंघन, सपने अपने अपने, सुनहरे जैसे टीवी सीरियल्स में किरदार निभाया। इतना ही नहीं, भोजपुरी, राजस्थानी और नेपाली फिल्मों में भी लीड रोल करते हुए सबका दिल जीता। लेकिन उर्मी नेगी का पहाड़ प्रेम उन्हें अपने उत्तराखंड ले आया और उन्होंने यहाँ 1986 में बनी गढ़वाली फीचर फिल्म घर जवें कौथिग में काम किया। कौथिग फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री उनके काम को बेहद पसंद किया गया। लेकिन इस कामयाबी के बाद भी उर्मी नेगी ने किन चुनौतियों का सामना किया? उर्मी नेगी का बॉलीवुड सफर किस किस्से के बाद शुरू हुआ? कैसे वो एक अदाकारा से लेखिका, फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर बनी और कैसे अपने पहाड़ से दूर रहकर भी यहाँ के दर्द को समझा? सुनिए खुद उर्मी नेगी की जुबानी, आपकी बात संवाद 365 के साथ। मैम, स्वागत है आपका संवाद 365 में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई बथौं सुबेर घामटू के लिए। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है, लोग आम हो या खांसी से देखने आ रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा। दरअसल हर कलाकार यही चाहता है कि वो जो भी बनाए, जो भी कृति उसकी हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, कुछ भी हो, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि उसकी कृति को बहुत ज़्यादा सराहा जाए और वो जो सराहना होती है उसको बहुत प्रोत्साहित करती है। और वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा, तो नेचुरली मैं बहुत खुश हूँ। तो फिल्म को लेकर बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप पौड़ी की नौनी है, ये सब जानते हैं, तो आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता, कैसे आपकी परवरिश हुई, पढ़ाई कहाँ हुई, ये सब के बारे में बताइए मैम। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी कि बचपन मेरा पिताजी आर्मी में ऑफिसर हुआ करते थे, तो बहुत सारा जीवन उनके साथ बहुत सारी जगह ट्रैवल करने में हमारा जाता था, उनके ट्रांसफ़र होते थे। तो मैं पौड़ी, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ पर मैंने जीवन के 2 साल अपने बिताए जब मैं 17 और 18 साल की थी। तो जीवन के 2 साल जो मेरे थे वो बहुत ही बेहतरीन साल थे और मैंने पहाड़ के जीवन को बहुत करीब से देखा, भाषा बोली को देखा और समझा। आपने बहुत कम पहाड़ में बिताया है, लेकिन बावजूद उसके आपने इस पहाड़ की जो गंभीर समस्या है, आपने उसको चुना है। तो वो ऐसा क्या घटना घटी या कोई वाकया हुआ हो जिससे कि आप प्रेरित हुए कि आपको इस मुद्दे को लेकर अब पब्लिक में पहुंचना है? बिल्कुल, आप बथौं फिल्म के बारे में शायद बात कर रही हैं। तो बथौं के बारे में तो जैसे मैंने कई बार जिक्र किया है कि बहुत पहले मैंने एक गांव में एक बहुत बूढ़ी महिला को देखा था कि जो अंधी हो चुकी थी और फिर भी वो एक सूनी सड़क पे अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। तो मेरे पूछने पे उसने बताया कि उसका बेटा कहाँ गया है पता नहीं, 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन वो ज़रूर लौट के आएगा। तो वो बात मेरे दिल में बहुत एक असर कर गई थी। उसके बाद मैंने मुंबई में बहुत सारे पहाड़ी लड़कों को एक जगह काम करते देखा होटल में, तो उनकी जो पीड़ा मैंने देखी और उनका जो मुझसे कहना कि वो भाग के आए हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो दर्द और वो माँ की पीड़ा, यहाँ ये बच्चे और सुबह काम जहाँ ख़त्म हुई थी, तो बहुत दिन तक मन में मंथन चलता रहा और फिर एक लाइन की कहानी ने जन्म लिया। तो आप एक बॉर्न एक्टर हैं, आपकी फैमिली में कोई एक्टिंग करता है या शौक रखता है? नहीं, मेरी फैमिली में मेरे अलावा तो ऐसा कोई और नहीं है। सारे लोग मेडिसिन और टीचिंग की फील्ड में हैं। मेरे पिताजी सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे और तो आप कहेंगे कि मैं जन्मजात हूँ शायद। तो आपको मतलब कब एहसास हुआ कि आप एक एक्टर हैं और आपने इस फील्ड में ही जाना है?
एक्टर हूँ तो मुझे तो लगता है जब मैं 4-5 साल की थी तभी मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं नाच-नाच के तरह तरह की वेशभूषाएँ पहन के सबका मनोरंजन किया करती थी। लेकिन जैसे बड़ी हुई और एज़ एन एक्ट्रेस मुझे स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे अवार्ड मिले, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकती तो हूँ। आपने स्कूल में, कॉलेजेस में थिएटर और नाटक वगैरह किए, तो बिल्कुल। आपने इसकी मतलब आगे तालीम भी ली एक्टिंग को लेकर? नहीं, तालीम मैंने कभी नहीं ली, तालीम कभी नहीं ली। इसीलिए आपका ये कहना कि एक्टर जन्मजात होता है, वो बात मुझ पे लागू होती है। आपकी पहली फ़िल्म कौन-सी थी और कैसे आपने, मतलब बॉलीवुड से आपकी शुरुआत हुई है, तो किस तरीके से वो स्ट्रगल था? क्योंकि आज का स्ट्रगल और पहले का स्ट्रगल, क्या फ़र्क है दोनों में? नहीं, बहुत फ़र्क है। दरअसल जब मैंने शुरुआत की थी, तो वो ज़माना 80s का था, 81 सन में मैंने शुरुआत की थी। तो तब दूरदर्शन के अलावा कोई टीवी चैनल्स नहीं होते थे और फ़िल्मों में काम पाना बहुत ही मुश्किल एक बात हुआ करती थी। आज तो बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ कलाकार जाके अपनी कला दिखा सकते हैं। लेकिन तब सिर्फ़ फ़िल्में हुआ करती थीं और उनके लिए काम पाना बहुत मुश्किल था। तो आपकी फ़िल्म, जो पहली फ़िल्म थी, उसके बारे में कुछ बताइए? पहली फ़िल्म तो मेरी स्वामी दादा थी, देव साहब के साथ में, और बस उनसे मिलने में चली गई थी मैं वो स्टूडियो में। उनकी शूटिंग चल रही थी स्वामी दादा की। सबने कहा कि इनका मूड आज बहुत ख़राब है, क्योंकि एक ब्रिटिश एक्ट्रेस उसमें थी, तो उनको लेके वो बहुत कुछ नाराज़ चल रहे थे। तो वो अपने कमरे में बंद थे, तो मुझे लोगों ने कहा कि आज आप मत मिलिए। लेकिन मैं हिम्मत करके गई, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बाहर निकालेंगे। तो मैं गई और मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने कहा कि तो उन्होंने बहुत गुस्से से कहा यस, और बहुत ज़ोर से उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो मैं बहुत डरी सहमी से मैंने कहा जी मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा अरे तुम तो बहुत मीठा बोलती हो, कम ऑन। और उसके बाद जो मतलब बर्फ़ थी पिघल गई और उनकी फ़िल्म में मुझे काम मिला। तो आपकी पहली फ़िल्म देवानंद सर के साथ थी। तो आपका गढ़वाली फ़िल्म की तरफ किस तरह से आपकी एंट्री हुई? किस तरह से आपका आना हुआ? हाँ, गढ़वाली फ़िल्म के लिए मैं आपको बताऊँ कि उस दौरान हमारे एक डायरेक्टर हुआ करते थे चरण सिंह चौहान जी, तो वो बहुत सारा प्रयास कर रहे थे पहाड़ी फ़िल्में बनाने का। जगवाल शायद बन चुकी थी और जगवाल से भी पहले उन्होंने मुझे लेके एक फ़िल्म की शुरुआत की थी, उसका नाम था रामी। लेकिन वो फ़िल्म आधी बन के रुक गई और बन नहीं पाई, तो जगवाल पहली फ़िल्म बन गई और अलबत्ता अगर वो फ़िल्म बन जाती तो रामी शायद हमारी पहाड़ी सिनेमा की पहली फ़िल्म होती। तो आपने, ये तो रही कि आपने दूसरों की फ़िल्म में काम किया, और आपकी जो आपने खुद बनाई थी फ़िल्म, आपकी कहानी पटकथा थी, वो कौन-सी फ़िल्म थी? वो फ़िल्म थी सबसे पहले जबकि मैंने घर जमाई का दौर शुरू हुआ था, फिर कौथिग बनी थी। उसके बाद थोड़ा-सा गैप हो गया था, तो लगा कि फ़िल्म बननी चाहिए पहाड़ी। तो चौहान जी ने मुझे कहा कि कोई फ़ाइनेंसर नहीं मिल रहा है उर्मी, क्या करें? फ़िल्म बनानी है। तो मैंने कहा फ़िक्र मत कीजिए, तब तक मैं थोड़ा अर्न करने लग गई थी। तो मैंने कहा आप नहीं चिंता कीजिए, मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करती हूँ। तो इस तरह फ्योली का जन्म हुआ। तो आपने उससे पहले कौथिग और घर जमाई की थी। तो आपने उसके बाद लंबा गैप लिया फ़िल्मों से, तो उस दौरान क्या किया आपने? उस दौरान बस हिंदी फ़िल्में करती रही मैं। बहुत सारी फ़िल्में मैंने मिथुन जी के साथ की, बासु चटर्जी के साथ की। मैंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ एक फ़िल्म शुरू हुई थी, वो मैंने की, वो नहीं बन पाई। उसका नाम था सपने अपने अपने। उसमें अमिताभ जी काम करने वाले थे, मैं बहन का रोल उसमें कर रही थी। और मान मर्यादा फ़िल्म की नसीरुद्दीन शाह जी के साथ। तो इस तरह हिंदी फ़िल्में और भोजपुरी फ़िल्में, गुजराती, नेपाली फ़िल्म मैंने एक की, उसका नाम भी घर जमे था। नेपाली में घर जमे उसको शायद कहते हैं। हाँ, घर जमाई, हाँ वही सेम, हाँ। तो इसके जैसे कि आप बाहर भी आपने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ शूट की है, तो उसके साथ-साथ आप फ़िल्मों में भी लगातार काम करती रही, तो किस तरह मैनेज किया आपने ये सब? बिल्कुल, जब एक काफ़ी दौर हो गया, पहाड़ी फ़िल्में कर लीं, सीरियल्स कर लीं और प्रादेशिक फ़िल्में बहुत सारी कर दी। तो कहीं न कहीं मन होता है कि अपना एक प्रोडक्शन शुरू करूँ, अपने मन मुताबिक काम करूँ। क्योंकि पहाड़ी फ़िल्में तो मैंने प्रोड्यूस की थी, लेकिन होता ये है कि बाहर जब भी आप काम करते हैं तो हर वक़्त ये नहीं होता कि आपको मनपसंद रोल मिले। तो इसलिए मैंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया कि मैं अच्छी फ़िल्में बनाऊँ और उसी के चलते मैंने कहा कि ब्रेड एंड बटर के लिए चलिए मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ शुरू करती हूँ फॉर डिफरेंट चैनल्स। तो वो मैंने काम शुरू किया। आपकी फ़िल्म में म्यूज़िक एक बहुत ही मजबूत पक्ष रहा बिल्कुल। है ना? तो आप कितना ज़रूरी समझती हैं कि फ़िल्मों में म्यूज़िक का क्या अहम रोल है?
म्यूज़िक का बहुत बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। उसकी 2 बातें होती हैं। एक तो म्यूज़िक आपको राहत देता है, आपकी सारी इंद्रियों को प्रफुल्लित कर देता है। दूसरी मुझे लगता है कि गीत जो भी फ़िल्म में हों, वो ठूँसे हुए ना हों, वो कहानी को आगे बढ़ाएँ। संगीत अच्छा हो, पहाड़ी हो, पहाड़ का संगीत इतना सुंदर होता है। बहुत अच्छे गीत हों, सुरीले गीत हों और लेकिन कहानी को आगे बढ़ाएँ, जी। इस तरह से। आपकी फ़िल्मों में एक और ख़ास बात रहती है कि आपकी फ़िल्मों में लोरी ज़रूर रहती है। लोरी उसके बहुत पीछे क्या वजह है, ये जानना चाहूँगी मैं। लोरी लोरी तो मैं क्या बताऊँ, लोरी हमेशा मेरी कोशिश होती है कि फ़िल्म में एक बच्चा हो और बच्चा भी हो, क्योंकि बच्चों से मुझे बेहद प्यार है। बच्चों को देखती हूँ तो मैं खुद बच्ची बन जाती हूँ उनके साथ, और बच्चा हो तो फिर बच्चे के साथ लोरी ना हो तो बात नहीं बनेगी, तो वो लोरी फिर इसलिए फ़िल्म में आ जाती है। फ़िल्मी जर्नी आपकी बहुत लंबी रही है, तो किस तरीके से देखते हैं आप अपनी जर्नी को? मेरी जर्नी से मैं दरअसल सच कहूँ तो खुश और संतुष्ट भी हूँ, लेकिन उतनी संतुष्ट नहीं कि मैं आगे कुछ और ना करना चाहूँ। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी हिंदी फ़िल्मों के छोटे रोल से लेकर के, उसके बाद हिंदी फ़िल्मों में काफ़ी लंबे-लंबे रोल किए, और पहाड़ी फ़िल्में जो मैंने बनाई उनको जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, अभी भी, यानी कि आप सोचिए कि 80 से लेके कितने साल हो गए अभी, 20 ही हो गए, ये 43 साल, 43 इयर्स, और मैं लगातार काम कर रही हूँ। तो और अभी भी लोगों का प्यार मिल रहा था, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने बॉलीवुड में किन-किन बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है? डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स किनके साथ काम हाँ, किया है? डायरेक्टर्स तो सबसे पहले जैसे कि बताया कि लेजेंड द ग्रेट देवानंद साहब, उनके साथ तो मैंने काम किया। उसके अलावा मैंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया कि जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मैंने बासु चटर्जी के साथ काफ़ी सारा काम किया। मैंने साउथ के जो डायरेक्टर हैं टीएलवी प्रसाद जी, उनके साथ बहुत सारी फ़िल्में की। तकरीबन मुझे लगता है मैंने 10-12 फ़िल्में उनके साथ की। इसके अलावा मैंने नूतन जी के साथ भी एक फ़िल्म की थी। एक फ़िल्म अरुण गोविल जी के साथ की थी, उसमें वो मेरे पति बने हुए थे। रामेश्वरी जी उनमें थी। तो लगता है कि मैंने वाक़ई में बहुत अच्छे कलाकार, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम किया। बॉलीवुड में काफ़ी सारे एक्टर्स आते हैं, जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी निराश हुई हों और आपको लगा हो कि यार मुझे एक्टिंग नहीं करनी, और फिर ऐसा क्या चीज़ थी कि आप उठ खड़ी हुई और दोबारा से आपने शुरू किया? हाँ, एक किस्सा मैं ज़रूर सुनाऊँगी जो मैंने अभी तक किसी को नहीं सुनाया। ये एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, जिनके बेटे अभी काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं और उनके दूसरे बेटे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी हैं। तो उनकी एक फ़िल्म थी, उसमें हेमा मालिनी जी उनमें रोल कर रही थी, लीड रोल कर रही थी। तो जैसे आज शाम को मैं गई थी ऑडिशन के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया था एक बहुत अच्छे रोल के लिए, और मैं बहुत खुश थी। तो शाम को प्रोडक्शन मैनेजर का फ़ोन आया था मेरे लिए कि आज शाम को पार्टी है और आपको प्रोड्यूसर साहब ने बुलाया है। तो मैं नॉर्मली पार्टीज़ में जाती नहीं हूँ। तो मैंने कहा शाम को यानी कितनी बजे? कहा कि रात को 9 बजे पार्टी है और ख़त्म होगी 2-3 बजे तक। तो मैंने कहा मॉर्निंग में तो शूटिंग है, तो मुझे नहीं लगता मुझे पार्टी में आना चाहिए। तो मैं उस पार्टी में नहीं गई। अगले दिन मैं सीधे शूटिंग में पहुंच गई जैसे-तैसे करके, क्योंकि तब मैं नौसिखिया भी थी, स्ट्रगल भी कर रही थी। तो जब मैं लोकेशन में पहुंची, एक बंगले में, जूहू के एक बंगले में वो शूट हो रहा था, तो मैं अंदर गई, तो मैंने कहा कि चलिए मुझे मेकअप करना है। तो उन्होंने कहा कि अब ये रोल आप नहीं कर रही हैं, ये रोल बीना कर रही हैं। तो मैंने कहा क्यों? कल तो सब फाइनल हो गया था, एग्रीमेंट भी बन गया था। कहे कि आप पार्टी में नहीं आई ना शाम को, तो आपको फ़िल्म से निकाल दिया गया है। तो बहुत दुःख हुआ था, बहुत तकलीफ़ हुई थी, और तब आप कह रही हैं ना कि लगता है कि काम छोड़ देना चाहिए। तो तब लगा कि इस किस्म की अगर बातें होती हैं और इस तरह के चलते अगर मुझे रोल मिलता है, फिर रोल से निकाल दिया जाता है, तो ना करूँ। लेकिन फिर आपने कहा कि हिम्मत होती है और उठ खड़े होते हैं, वो एक क्षण के लिए वो विचार आता है, लेकिन अगले ही पल जो आपका आत्मविश्वास है वो आपको खड़ा कर देता है। फ़िल्मों में आने की ये जो आपका कोई प्रेरणा रहा होगा, कौन है वो? फ़िल्मों में आने की प्रेरणा तो दरअसल कहानियाँ थी जो मैं पढ़ती थी, फ़िल्मों की कहानियाँ जो मैं सुना करती थी। देखी तो मैंने बचपन में बहुत फ़िल्में नहीं थी, लेकिन जब मैंने एक फ़िल्म देखी थी बैजयंती माला जी की, तो तब मुझे लगा था कि मुझे इनकी तरह एक्टिंग करनी है। जी। तो वैजयंती माला शी इज़ आपकी माय फेवरेट एक्ट्रेस या। गढ़वाली फ़िल्में आपने बनाई हैं, रोल भी किया है, तो हुँ। आपके सबसे दिल के करीब कौन-सी है? कौन-सी फ़िल्म? ओह! ये तो बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल इसलिए कि कुछ फ़िल्में थीं, जैसे कौथिग मेरी पहले बहुत ही दिल के करीब फ़िल्म थी, बहुत ही ज़्यादा। सुबेरो खां बनाई तो सुबेरो खां दिल के बहुत करीब हो गई। अब बथुआ बनाई तो बथुआ मेरे दिल के बहुत करीब हो गई।
जी, कौथिग से आपको इंटरनेशनल एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। हाँ, नेशनल लेवल का अवार्ड था, कलाश्री अवार्ड। उसमें पूरे हिंदुस्तान की फ़िल्में गई थीं। तो हिंदी फ़िल्मों के लिए उस वक्त अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फूल और कांटे के लिए, और रीजनल सिनेमा के लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कौथिग के लिए, और रीजनल सिनेमा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था रमेश देव के बेटे हुआ करते थे, उनको मराठी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो था। वो बहुत अमेजिंग फीलिंग होती होगी इतने सारे वर्ल्ड की बहुत सिनेमा के साथ। बहुत, क्योंकि बॉम्बे से जब हम लोग गए थे तो पूरे एक चार्टेड एक प्लेन बुक हुआ था। उसमें आशा पारेख जी साथ में थी, धर्मेंद्र जी थे, प्रेम चोपड़ा जी थे, भाग्यश्री थी, अजय देवगन थे, और मैं अपनी बच्ची को साथ में लेके गई थी। तो प्राण साहब थे, और तब मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था उस फिल्म के लिए कंपटीशन सक्सेस की तरफ से। वो सारे लोग अशोका होटल में ठहरे थे। तो सब लोगों से मिलना, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ रहना, एक ही होटल में खाना, साथ में खाना, गप्पिंग करना, बातें करना, तो बहुत एक अच्छा अनुभव था। रीजनल सिनेमा की यहाँ बात हो रही है तो बाकी प्रदेशों के क्षेत्रीय सिनेमा की अगर हम तुलना में बात करें, उत्तराखंड का सिनेमा बहुत चुनौतीपूर्ण है। लोग यहाँ पर दाव लगाते हैं अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाने के बाद। अगर फिल्म हिट भी हो जाती है उसके बाद भी उन्हें ये मतलब आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपके साथ भी ये कुछ ऐसा हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा, हो ही रहा है। हो ही रहा है, क्योंकि फिल्में जब बनाई थी तो थिएटर्स थोड़े बहुत थे, अब के मुकाबले तब थोड़े थिएटर्स थे, लेकिन तब एक प्रिंट हुआ करता था। नेगेटिव में फिल्में बना करती थी, तो बड़ी मुश्किल से तो एक प्रिंट हम तैयार करते थे। और वो प्रिंट का डिब्बा आज ये थिएटर में है, और फिर उसको वो घिस घिस के ख़राब भी हो जाता, क्योंकि थिएटर बहुत अच्छे क्वालिटी उनमें प्रोजेक्शन उनका इतना अच्छा नहीं होता था, इक्विपमेंट अच्छे नहीं होते थे, तो घिसता रहता था। फिर आज यहाँ, फिर लाद के वो डब्बा कहीं और जा रहा है, पूरा संदूक। तो इसके चलते चलते तो वो फिल्में पैसा तो कवर ही नहीं कर पाती थी, सालों लग जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने फिल्म बनाना नहीं छोड़ा, आप फिर भी खड़ी है डट के। क्या वजह है उसके पीछे? वजह सिर्फ प्यार 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 अपने उत्तराखंड के लिए। ये प्यार ही है, ये वो प्रेम ही है मेरी माटी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, मेरे मन में जो सात समुद्र पार से मुझे खींच लाता है हर बार, और प्रेरित करता है कि उर्मी तो चल एक और पहाड़ी फिल्म बना। बेशक मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन फिर भी तो बना। तो उस ज़माने में जब आप बोल रहे हैं डब्बा लेके यहाँ से वहाँ सिनेमा घरों में जाना पड़ता था, कितना मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि सिनेमाज नहीं मिलते थे। और आप सही बोल रही है कि उतना लगाया उतना हमें बचा भी नहीं, तो कितना लगाना है, एक्ट्रेस को देना है, तो किस तरीके से मैनेज किया सब कुछ? बहुत देखो, फिल्में जब मैंने बनाई थी तो तब मैं आर्थिक रूप से थोड़ी सी संपन्न हो गई थी, थोड़ी सी, लेकिन फिर भी वो फिल्म बनी थी 15-16 लाख में। तो यानी कि आप 93 में 15-16 लाख, यानी आज के आप 70-80 लाख के बराबर या 50-60 लाख के बराबर जो भी होगा, उतनी उसकी कीमत होती थी। तो वो सब दांव में लगा लिया, लेकिन पैसे तो वापस आए नहीं, क्योंकि तब सरकार भी कुछ आपको मदद नहीं करती थी। अब दूसरी फिल्म बनानी है, लेकिन अब उसके लिए फिर आप सालों सालों मेहनत करो, उतने पैसे इकट्ठे करो, क्योंकि फाइनेंसर तो कोई पैसा लगाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है उसके पैसे डूबने वाले हैं। तो फिर सालों साल लग जाते हैं दूसरी फिल्म बनाने में। उत्तराखंड का जो फिल्म जगत है वो कहीं रुक सा गया था। आप तो बैक टू बैक फिल्में आप बना रही हैं, लेकिन उससे पहले एक रुक सा गया था। क्या लगता है आपको, क्या कमियां हैं? अभी भी है कुछ कमियां जो लोग इतने नहीं आ पा रहे हैं आगे फिल्म को बनाने में, तो आपको क्या लगता है वो कमियां हैं और कैसे दूर हो सकती हैं? बिल्कुल, कमियां तो जैसे शुरू में मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स बहुत होती थी, पैसे वापस नहीं आते हैं, लेकिन अब क्योंकि सरकार मदद कर रही है तो काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स फिल्में बना रहे हैं। लेकिन मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी अपने सारे पहाड़ के, उत्तराखंड के प्रोड्यूसर्स से, कि सिर्फ एक फ़िल्म बना लेना, शूट कर लेना ही फ़िल्म नहीं होता है। वो फिल्में बनाएं उस मकसद से कि हमारी फिल्में विश्व सिनेमा के स्तर की फिल्में बनें, और उस मंच पे खड़ी हों जहाँ पे सारा विश्व का सिनेमा आता है, जहाँ पे मराठी फिल्में जाती हैं, बांग्ला फिल्में जाती हैं, उड़िया फिल्में जाती हैं, तो हमारी फिल्में भी उस स्तर की हों कि वहाँ पे पहुँचे। तो ये गुजारिश मैं सबसे करना चाहती हूँ। आपकी फिल्म आपने उत्तराखंड के अलावा, देश के अलावा विदेश में भी लगाई है। हाँ, तो वो क्या मतलब किस तरीके से आपने मैनेज किया और कितनी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को ही दिखाना बहुत मुश्किल है, तो आपने पूरे देश की जनता को, विदेश की जनता को दिखाया। बिल्कुल, दरअसल मेरा मानना हमेशा से ये रहा है
कि हम जो पहाड़ी फिल्में बना रहे हैं उत्तराखंडी, वो सिर्फ हमारे पहाड़ के लोग ना देखें। ओ जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने बनाया, खुद ही बनाया, खुद ही देखा, मतलब वो नहीं है। वो भी देखें, लेकिन उसका ख़ास मकसद होना चाहिए कि हमारे प्रदेश की संस्कृति को, हमारे प्रदेश की कला को, यहाँ की खूबसूरती को पूरा ही विश्व देखे। तो वो मेरा प्रयास रहता है। तो उसके चलते मुश्किलें बहुत हैं कि अपनी फ़िल्म को उन फेस्टिवल्स में शामिल करवाना। छोटे मोटे फेस्टिवल नहीं, बहुत बड़े फेस्टिवल जहाँ की हॉलीवुड की फ़िल्में आती हैं। तो जैसे कि सुबेरो खाम था, तो सुबेरो खाम जब गई तब हिंदुस्तान से सिर्फ 2 फ़िल्में वहाँ पे उस फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई थी। एक प्रियंका चोपड़ा जी की वेंटिलेटर और एक और फ़िल्म थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। जी हाँ, और उनके साथ हमारी सुबेरो खाम थी। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अमेजिंग होगा, है ना? तो ये जो आपने इसका पार्ट बनाया है 2 सुबेरो घाम 2 जो है बताओ, तो ये भी आपने फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी है किसी? बिल्कुल, ज़रूर मैं इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। वैसे थाईलैंड में जो फ़िल्म फेस्टिवल है उसके लिए इसकी प्रविष्टि गई है और डेफ़िनेटली मैं बहुत सारे फेस्टिवल में इसको भेजने की तैयारी में हूँ। ये आपने इसका सुबेरो घाम का सीक्वल बनाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद उत्तराखंड की पहली पहाड़ी फिल्म का सेकंड पार्ट बन रहा होगा, है ना? क्योंकि मैं अपने साथ बहुत सारे फर्स्ट जोड़ना चाहती हूँ। बहुत सारे फर्स्ट यानी कि जी। बहुत बार, पहली बार तो जो आप मैंने काम इतिहास किया। बनाना चाहती हैं? मैं चाहती तो ज़रूर हूँ कि ऐसी हिस्ट्री बना के जाऊँ इस दुनिया से कि लोग जाने के बाद भी याद करें कि हाँ, उर्मी पहाड़ के लिए कुछ करके गई है। तो आपने पलायन को एक मतलब मुद्दा बनाया है अपने सुबेरो खाम में। तो आपको क्या पलायन के मुख्य कारण तो है रोज़गार, शिक्षा नहीं है, मूलभूत सुविधाएँ। इसके अलावा भी आजकल पलायन के एक और कारण बनता जा रहा है, जो पहाड़ों में जो विकास के नाम पे बेतरतीब निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पे क्या किस तरीके से रोक लगनी चाहिए, या आप क्या अपने विचार इस पे व्यक्त करना चाहेंगे? मेरे विचार दरअसल सबसे अच्छा तो ये होता है कि जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सबसे अच्छी तो अपनी जन्मभूमि होती है। अगर कोई इंसान उसको छोड़ के जाता है तो कहीं न कहीं उसके मन में पीड़ा तो ज़रूर होती है। लेकिन छोड़ के जा रहा है क्योंकि समस्याएँ हैं। जैसे कि मैंने फ़िल्म में भी दिखाया है कि शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अगर और रोज़गार की समस्या है। तो अगर हमारी सरकार क्योंकि इस तरह के काम कर ले, अच्छी स्वास्थ्य हो जाए, अच्छी शिक्षा हो जाए, रोज़गार के अवसर जैसे कि आजकल जो हैं स्टार्टअप्स हो रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि मैंने फ़िल्म में अपने दिखाए हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है उन चीज़ों पे। होम स्टे हैं आपके, मछली उत्पादन है, मुर्गी उत्पादन है, भेड़ उत्पादन है, मशरूम, दुनिया भर की चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो अगर लोग मेहनत में, मेरा कहना ये है कि जो लड़के मैंने देखा कि परदेश में इतनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं, 14-14, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, अगर वो मेहनत मशक्क़त अपने इन बंजर खेतों में करें, तो शायद ये बहुत ही सफलता उनको मिलेगी। आपने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री या किसी सरकारी नुमाइंदों से बात की मैंने हो काफ़ी आपने? बात की, मैंने कोश्यारी जी से भी इस मुद्दे पे बात की और भी जो लोग मिले हैं, जो भी मुझे सरकारी मंत्री लोग मिले हैं, मैं सबसे इस मुद्दे पे बात करती हूँ कि क्यों नहीं हमारे प्रदेश को उतना बेहतर बनाया जाए जितना कि मैं हिमाचल घूमती हूँ। वहाँ हर किसान इतने पैसे कमाता है, इतने पैसे कमाता है, वो सेबों को उगा करके या सब्जियाँ उगा करके। खेत वही जलवायु हमारे उत्तराखंड की भी है। तो क्या वजह है कि हमारे लोग बाहर चले जा रहे हैं? फिर वहाँ की एक खूबी है कि जो लोग बाहर भी गए हैं, वो लोग लौट के वापस ज़रूर आते हैं। अपना बहुत सुंदर घर बनाते हैं, अपने खेतों को आबाद करते हैं। तो मैं भी यही कर रही हूँ कि मैं बाहर ज़रूर गई हूँ, लेकिन मैंने पहाड़ में ज़मीन ले रखी है। मैं वहाँ पे अपना एक घर बना रही हूँ और मेरी इच्छा है कि वहाँ पे रह के मैं और जो हमारे ग्रामीण औरतें होंगी, उनकी रोज़गार के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। तो आपने फ़िल्म को एक सशक्त माध्यम माना है जागरूकता फैलाने के लिए। तो और भी कुछ आप इसके अलावा करती हैं, या मतलब कैंपेन चलाना या किसी संगठन के साथ जुड़ना, संस्था के साथ, ऐसा कुछ आप कर रही हैं? संगठन संस्था के साथ तो मैं फ़िलहाल नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन जैसे कि सुबेरो घाम के बाद शराब के आंदोलन हुए हैं, तो उसमें मैं कई आंदोलनों में मैं गई थी, मैंने भाग लिया था। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम मानती हूँ एक फ़िल्म को। जैसे कि सुबेरो घाम ने के बाद कई लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। उन लोगों के कई वीडियोज़ मेरे पास आए, जो कस्में खाई उनके पतियों के सामने और जो मुझे कई सालों बाद मिले और कहा कि गवाह मेरी पत्नी है, आप इनसे पूछिए, मैंने पिछले 3 साल से शराब को हाथ नहीं लगाया है। तो वो एक सफलता है, वो एक संदेश था। इस फ़िल्म में भी एक संदेश है मेरे उन बच्चों के लिए जो बिना सोचे समझे अपने पहाड़ से भाग के चले जाते हैं।
और उनको शहरों की चकाचौंध बहुत आकर्षित करती है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। और फिल्म में आपको देखने को सब कुछ मिलेगा। तो उनसे यही गुजारिश है कि हम यहाँ रह के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब फिल्मों के मुकाबले जो है गीत ज़्यादा बनने लगे हैं, लोग गीतों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पहले के गीत जो गणरत्न नेगी जी थे, उनके गीतों में भाव हुआ करता था, उनके मैसेज हुआ करता था, और आज के गीत जो है पार्टीज़ के लिए या सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग के लिए बना रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कहती हूँ कि इसमें हमारी संस्कृति दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ख़राब तरीके से संस्कृति को इसमें दिखाया जाता है। कई बार मैंने कई वीडियोस देखे हैं, गाने जिनमें लगता नहीं कि हमारे पहाड़, और मैं शायद कभी अपने विदेश में किसी को ये दिखा सकूं कि ये मेरे पहाड़ की संस्कृति है। उसको दिखाने के लिए तो जैसे आपने नेगी जी के गाने बताए, या और भी जिनमें सार होता है, अपनी संस्कृति की बातें होती हैं, तो वो दिखा के खुशी ज़्यादा मिलेगी। तो उनसे भी मेरा यही है, इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो शॉर्टकट की लाइफ बहुत कम होती है। आप बनाएं, गीत बनाएं, अच्छे गीत बनाएं, अपनी खूबसूरती को दिखाएं उत्तराखंड की। ये बात तो होगी फिल्मों की। अब आप बताइए कि आप फिल्मों के अलावा क्या करना पसंद करती हैं? फिल्मों के अलावा तो मेरे बहुत सारे शौक हैं, जैसे कि मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है। टेनिस में मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स जीते हैं। मैंने गुजरात ओपन जीता है, मैंने नेशनल के लिए खेला है, मैंने ITF टूर्नामेंट्स खेले हैं। इसके अलावा मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है, मुझे हाइकिंग पसंद है, सम टाइम पे पैराग्लाइडिंग बहुत पसंद है। तो ये जो इस किस्म के जिप लाइनिंग बहुत पसंद है, वो मैं कई बार वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो ये सारे मेरे शौक हैं जो मुझे बहुत ही चार्ज एडवेंचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद। इसके अलावा जैसे आप लिखती भी हैं, तो आप सिर्फ पटकथाएँ फिल्मों की कहानी लिखती हैं, या आप गाने का भी शौक, गीत भी लिखती हैं, शायरी, कुछ ऐसा? गीत शायरी तो नहीं, हाँ एक गीत मैंने लिखा था। मैंने एक हिंदी सीरियल बनाया था, कहीं दूर पहाड़ों के पीछे। तो उसमें एकमात्र गीत था जो मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी से गवाया था, हिंदी गीत। तो वो गीत मैंने लिखा था। तो बस, लेकिन बेसिकली मैं गीत लेखिका नहीं हूँ, हाँ स्टोरी लिख लेती हूँ। तो स्टोरी लिखने का आपके अंदर कहाँ से आपको ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए? लिखना चाहिए, एक अभिनेत्री ने बहुत जोर मारा, एक्ट्रेस ने, मेरी अंदर की एक्ट्रेस ने बहुत जोर मारा, क्योंकि उसको उसकी पसंद के रोल नहीं मिल रहे थे। तो उसने कहा कि चलो खुद ही लिखते हैं, क्या होना चाहिए। और जैसे मेरी सोच है वैसे विषय मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। जो भी विषय मेरे पास आते थे वो कुछ अलग ही किस्म के यूं ही नाच गाने वाले इस टाइप के। मैं चाहती थी कोई सार गर्भित फिल्म बने जिसमें संदेश भी हो और बिल्कुल हमारे पहाड़ का वो आईना हो। तो फिर मैंने लिखना शुरू इस तरह से एक लेखिका का भी जन्म हुआ आपके अंदर। लेखिका का जन्म भी हो गया, क्योंकि जैसे सुबेरो घाम था, इसका मैंने कई लोगों से डिस्कस किया था कि ये मेरी सोच है, इसमें आप मुझे लिख के दीजिए। तो जो मेरे पास लिख के आता था वो लगता था कि नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। तो एक दिन मन ने कहा कि फिर जो तुम चाहती है तुम खुद क्यों नहीं लिखते हो, फिर लिख लो। बिल्कुल। और मैंने लिख लिए हैं। हाँ तो इसके अलावा पहाड़ों में और भी मुद्दे, तो आप उनको लेके भी आगे काम करने जा रही हैं? बिल्कुल उनको लेकर भी आगे काम करती रहूँगी। काम करने जा रही हूँ मैं अभी अक्टूबर में एक नई फिल्म मैं शुरू कर रही हूँ। वो हिंदी और पहाड़ी में होगी, 2 भाषाओं में, लेकिन होगा पहाड़ का ही परिवेश। मेरी पहाड़ की संस्कृति होगी, यहाँ की खूबसूरती होगी, यहाँ के मुद्दे होंगे जी। और डॉक्यूमेंट्रीज आप काफ़ी सारी शूट करते हैं, आपने जैसे कहा, तो वो उनके क्या मुद्दे रहते हैं, किस तरीके से? उनके विषय होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत करती हूँ, कई बार जानवरों के ऊपर करती हूँ, कई बार जैसे कि अभी मैंने राम जी की जो यात्रा हुई थी लंका के लिए, तो नासिक एक जगह होती थी पंचवटी, उन्होंने वहाँ पे बनाई थी। तो वहाँ पे सीता जी गुफा किस जगह पे रहती थी, उस पर मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। और जो रिसेंटली मैं आपसे बात कर रही हूँ, रिसेंट जैसे कि हमारे एक बहुत बड़े वीर हुए थे अरुणाचल में, जिन्होंने जसवंत सिंह जी, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी, देश के लिए शहीद हुए थे। और उनका जो बलिदान है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके ऊपर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। तो मैं रिसर्च वर्क मेरा आधा उस पर कंप्लीट हुआ। मैं अभी गई थी अरुणाचल प्रदेश में, उनके मंदिर जो बना है वहाँ पर मैं गई थी, तो उस पर भी मैं बनाऊँगी। बेसिकली आप में पूरा एक सिनेमा जगत बसता है ये कहना तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा आप जो प्रदेश में प्रतिभाएं काफ़ी उभर रही हैं, लोग एक्टिंग में आगे आ रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश ज़रूर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा उत्तराखंड में तो कलाएँ कूट-कूट के भरी है। यहाँ पे गायक बहुत अच्छे हैं, गायिकाएँ बहुत अच्छी हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, नर्तक। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग, अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि
पहले अपना खुद का अवलोकन वो लोग करें। अगर उन्हें कहीं लगता है कि वाकई वो करने लायक हैं, और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका जवाब सबसे अच्छा आपका आईना आपको देगा। आप अगर एक्टिंग करती हैं, आप कीजिए, आप उसका वीडियो बनाइए, शीशे में देख के कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। और आप जब मुतमईन हो जाएं कि येस यू कैन डू इट, तो फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा, आगे आपको बढ़िए। लगता है कि उत्तराखंड में थिएटर्स और खुलने चाहिए, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, लोगों को तालीम लेनी चाहिए? बिल्कुल, 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 मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि वैसे जैसे आपने कहा कि कलाकार जन्मजात होता है, लेकिन उसे आप पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिश हो सकती है। और अगर सिनेमा यहाँ का बढ़ाना है, तो ज़रूरी है कि थिएटर्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हों। बल्कि पहले भी जो थिएटर्स थे, वो तो सारे ख़त्म हो चुके हैं, ले दे के 4 या 5 मुझे लगता है गिनती के थिएटर्स। तो एक प्रदेश में मुझे लगता है कि थोड़ी-सी है दुःख की बात ये है कि पूरे प्रदेश में अगर 5-6 थिएटर्स आपके पास हैं, तो ये दुःख की बात है। थिएटर्स बहुत होने चाहिए। और एक्टिंग स्कूल भी खुलने चाहिए ताकि बिल्कुल, लोग खुलनी आगे चाहिए, आएँ। यहाँ पे फ़िल्म सिटी बने, क्योंकि यहाँ पर इतना सब कुछ है फ़िल्मों के शूट के लिए। तो अगर सारी सुविधाएँ, एक फ़िल्म सिटी यहाँ पे बन जाए अच्छी, और इक्विपमेंट्स बढ़िया से बढ़िया स्तर के यहाँ पर हों, उच्च स्तर के, तो लोग यहाँ पे आएँगे, और कहीं रोज़गार भी यहाँ पे लोगों को मिलेगा, सरकार को भी आमदनी होगी। तो वो एक कदम होने चाहिए कि इस तरीके से काम किया जाए। तो मैम, अंत में आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी कि आप इतनी खूबसूरत हैं और फिट भी हैं, तो वो किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करती हैं? मैं किस तरह से मेंटेन करती हूँ? देखो, फ़िटनेस मेंटेन करने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात होती है आपकी सोच, सकारात्मक सोच। हमेशा आप जो भी सोचें, नेगेटिव कभी ना सोचें, नकारात्मक कभी ना सोचें। आप अच्छा सुनेंगे, आप प्रकृति को प्यार करें, और दूसरी बड़ी चीज़ है कि आप व्यायाम ज़रूर करें। चाहे आप योगा करें, आप टेनिस खेलें, आप स्विमिंग करें, आप वॉक करें, लेकिन शरीर के लिए, अगर आपका शरीर बैठ गया, बहता पानी भी अगर जमा हो जाए, वो भी गंदला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो शरीर हमारा एक मशीन है, मशीन को भी आप चलाएँ नहीं तो वो भी बंद पड़ जाती है। तो इसको आप चलाते रहिए, खूब इसमें खूब मशक्क़त कराइए, आप बहुत फिट रहेंगे, अच्छे रहेंगे। में आप क्या संदेश देना चाहेंगी आपको देखने वाले को, उत्तराखंड की जनता को, आपसे प्यार करने वाली जनता को? बिल्कुल, आप लोगों के लिए मेरा सिर्फ़ ये संदेश है कि आप लोग सबसे पहले अपने उत्तराखंड को, जहाँ के आप हैं, उसकी भाषा बोली को बहुत प्यार करें। अगर आप यहाँ रहते हैं उत्तराखंड में, या विदेश भी रहते हैं, तो आप इसको ना भूलें। और एक और विनती है कि कहीं भी रहें, लौट के अपने प्रदेश में ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर हमारे प्रदेश की जो क्रीम है, अच्छे लोग सारे बाहर चले जाएँगे, तो हमारे प्रदेश में क्या बचेगा? तो इसको और अच्छा करने के लिए आप ज़रूर वापस आएँ, अपने प्रदेश में लौट के आएँ। तो ये थी हमारे साथ उर्मी नेगी, जो अपने फिल्मों से समाज में बदलाव लाना चाहती है और चुनौतीपूर्ण उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। तो आप भी इनके प्रयास का सहयोग दीजिए, इनके फिल्मों को खूब प्यार दीजिए। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संवाद 365 के साथ जुड़ने के लिए। ज़रूर, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल ने मुझे इतना सारा वक्त दिया कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं, अपने संदेश में सारे दर्शकों को दे सकूं। बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए संवाद 365 के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर और फेसबुक में फॉलो करना ना भूलें।